हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वी प्लस यू और फिर से मैं आपके केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें बेटा जी, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा बेटा, पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको फायदा होगा। देखिए यहां हमें ये समझना, मैं थोड़ा सा प्रिसाइज में आपको बता देता हूं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। एक्चुअल में एक ऐसी रिएक्शन बेटा जो सेकंड ऑर्डर या उससे ज्यादा किसी ऑर्डर की हो, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में हम उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाते हैं। अब बना कैसे सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट है A प्लस बी विल फॉर्म ए प्रोडक्ट C, और अगर मैं रेट लॉ की टर्म में एक्सप्लेन करूं बेटा जी इसको, तो वी कैन से मान लीजिए A की पावर 1 है और B की पावर 1 है, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 इज कॉल्ड 2, तो आ जाएगा सेकंड ऑर्डर। लेकिन अगर मैं इन दोनों की कंसंट्रेशन को ड्रास्टिकली चेंज कर दूं, बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं बेटा जी और ए की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कम कर दूं, तो जो मेरा रेट है वो बी पर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम चली गई है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, ए पर। तो उस केस में हम अपना जो रेट लॉ है उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि रिएक्टेंट 2 है पर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक पर। क्यों? क्योंकि हमने बी की कंसंट्रेशन को बहुत एक्सट्रीमली बढ़ा दिया है। तो ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, एक्चुअल में तो कैसी थी, सेकंड ऑर्डर, बट सर्टेन कंडीशंस, कुछ रेगुलेटरी सिस्टम से हमने उसको क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्डर बना दिया, आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, बार बार रिपीट होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म और केमिकल काइनेटिक्स में वो कैसे डील करते हैं वो समझाया था। आज हम दूसरे एक्सपेरिमेंट या दूसरे एग्जांपल को समझेंगे बेटा, जो है हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्या एक्सपेरिमेंटली स्टडी हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, हमारा टॉपिक है आज का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में हमें बताया, पूछा था हमसे कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर की पहले एग्जांपल बता दिए थे, तो अब स्पेशल केस की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा क्या है कि हम इसको स्पेशली पढ़े। तो समझिए बेटा, जो फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपका रेट कांस्टेंट है, याद कीजिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, A ओवर A माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम T। लेकिन आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा बेटा कि स्पेशल, और खासकर ये एडवांस में ये क्वेश्चन बड़ा कंप्रीहेंशन पैसेज में डाल देते हैं कि वो आपको कंसंट्रेशन देंगे ही नहीं, दे विल गिव यू एंगल ऑफ रोटेशन, दे विल गिव यू वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन है ही नहीं तो फिर आप A और A माइनस एक्स कैसे यूज करेंगे? समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास कंसंट्रेशन है ही नहीं तो फिर आपको वॉल्यूम मिलेगा या फिर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, उस केस में एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, उसी वजह से फिर हमें ये दोनों केसेस स्टडी करने जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं बेटा कि इस इन्वर्जन शब्द का मतलब क्या है। देखिए, इन्वर्जन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बेस से चीजों को समझोगे आसानी रहेगी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील होती है, एक तरीके का स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, तो वहां पे कैटेगरी आएगी स्टीरियो आइसोमर्स, वहां पे ये प्रॉपर्टी आती है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कन्फर्मेशनल, तो ये ऑप्टिकल वहां से लिया गया है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इन्वर्जन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिविटी है एक, और ये किसके केस में लगती है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब सवाल उठता है कि सर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है? वो कंपाउंड्स बेटा जी जो यू कैन से दोज विच हैव कायरल कार्बन्स, कायरल कार्बन।
अब यहां एक और क्वेश्चन जनरेट हो गया कि सर कायरल कार्बन क्या होता है। बेटा कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। मान लीजिए ऐसा कोई कार्बन आपको मिल जाए, एक तरफ X, Y, Z और A। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के दिखा देता हूं कि ऑर्गेनिक की ही उसमें। मान लीजिए इधर OH है, इधर बेटा जी क्लोरीन है, इधर CH3 है और इधर मान लीजिए हमारे पास C2H5 है। तो अब इस कार्बन को एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर चारों के चारों जो ग्रुप है ना बेटा वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी बहुत प्रिसाइज में हम लोग नहीं जा रहे, मोटा मोटा बता रहा हूं ताकि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोज कार्बन्स which are associated with 4 different groups are called chiral carbon. The word is chiral, ठीक है, not chiral, chiral carbon बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। और जो chiral carbon होते हैं जनरली वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बोले जाते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं और जिसमें एक एक्टिविटी होती है इन्वर्जन, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, पर मोटे तौर पे पता चल गया। ऑप्टिकली एक्टिविटी की एक जो ब्रांच आप लगा सकते हैं या फिर एक टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है इन्वर्जन। कौन शो करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन से कंपाउंड जनरली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं? जिनमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन कौन से होते हैं? जिन पे चारों ग्रुप अलग लगे हुए, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। मोटे तौर पे तो समझ में आ गया, यानी कि वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जनरली। प्रिसाइज में नहीं जाएंगे, वो फिर एक अलग लेक्चर बनेगा आज के टॉपिक के हिसाब से, जिनके पास कायरल कार्बन हो, यानी कि एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा जरूर हो जिसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंटली अटैच हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं बेटा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ये देखिए मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक्स चीज का सॉल्यूशन, बहुत बेसिक उसमें बताऊंगा, और हम यहां से लाइट पास कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है। अब यहां 3 केस हो सकते हैं। एक, लाइट सीधी निकल जाए, ठीक है। मे बी लाइट अंदर जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूशन है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे, सोल्यूट के पार्टिकल से टकरा कर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चली जाए, या फिर यह भी हो सकता है बेटा जी कि लाइट उनसे टकरा कर क्लॉकवाइज चली जाए। तीनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। जब हम लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन का कंटेनर है, लाइट पास होगी, मे बी वो सीधी निकल जाए, मे बी सोल्यूट के पार्टिकल से टकरा के वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए बेटा जी, मे बी वो क्लॉकवाइज घूम जाए। तो अगर आपकी लाइट सीधी चली जाती है तो हम मान के चलते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। मैं फिर बता रहा हूं, अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, इनमें एक्सेप्शंस भी है और बहुत ब्रॉडली टॉपिक डिस्कस होगा किसी दिन क्लास में। अभी फिलहाल बेसिक तौर पे वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर लाइट उन पार्टिकल से टकरा के अब एक पर्टिकुलर एंगल पे घूम जाए, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है जी। मोटी मोटी बात समझ में आ रही है ना आपको। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या? अगर लाइट उसमें से सीधी निकल जाए, इनएक्टिव होगा। और एक्टिव क्या होगा? जब लाइट उससे टकराकर या तो क्लॉकवाइज मुड़ जाए बेटा जी, या एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो जाए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। तो अगर आपकी लाइट बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, कब? सॉल्यूशन में से गुजरने के बाद, तो उन कंपाउंड्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर वही लाइट सॉल्यूशन में से गुजरकर एंटी क्लॉकवाइज चली जाए तो फिर उसका नाम होता है बेटा लेवियो रोटेटरी कंपाउंड। इसे जनरली कहीं कहीं पे नेगेटिव से शो कर देते हैं, इसे हम पॉजिटिव साइन से शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर हुआ। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? जिनमें से जब लाइट को पास ऑन करे तो वो अपना एंगल ऑफ रोटेशन बदल ले, चाहे वो क्लॉकवाइज चली जाए बेटा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज चली जाए, ठीक है। और अगर लाइट सीधी गई देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या सिस्टम होगा। अब बात ये उठती है कि सर हम एंगल ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई क्लॉकवाइज है, कोई एंटी क्लॉकवाइज जा रही है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर हाउ वी कैन फाइंड आउट
वेदर ए पर्टिकुलर कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो और लेवियो। तो इसके लिए बेटा एक इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब, या और यू कैन से पोलैरीमीटर। ठीक है जी, पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। कई बार क्या होता है बेटा कि मान लीजिए एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, ठीक है, इसका मतलब जब लाइट उसमें से गुजर रही है तो लाइट पास होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उड़ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने उस कंपाउंड को रिएक्ट होने दिया। अब रिएक्ट होने के बाद क्या होंगे, चेंजेस भी होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए जब वो कंपाउंड रिएक्ट किया, उसके बाद जब हमने उसको स्टडी किया, यानी कि प्रोडक्ट को स्टडी किया, वो प्रोडक्ट भी हमारा डेक्स्ट्रो निकला। यानी कि पहले रिएक्टेंट भी डेक्स्ट्रो और उसका प्रोडक्ट भी डेक्स्ट्रो। हो सकता है एक केस और भी हो सकता है बेटा जी कि हमारा रिएक्टेंट तो डेक्स्ट्रो था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो लेवियो रोटेटरी निकल गया। दैट कैन आल्सो बी द पॉसिबिलिटी। तीसरा भी केस हो सकता है बेटा कभी कभार कि जो हमारा कंपाउंड डेक्स्ट्रो था वो 50% तो डेक्स्ट्रो ही रहा और 50% मान लीजिए आपका चला गया लेवियो रोटेटरी। यानी कहने का मतलब है कि वो दोनों में कन्वर्ट हो गया, उसका कुछ पार्ट डेक्स्ट्रो ही रहा और कुछ पार्ट लेवियो रोटेटरी बन गया। ठीक है, तीन केस हो सकते हैं। डेक्स्ट्रो विल रिमेन डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो विल कन्वर्ट इनटू लेवियो, और डेक्स्ट्रो कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू, सम पार्ट विल कन्वर्ट इनटू डेक्स्ट्रो एंड रिमेनिंग पार्ट विल कन्वर्ट इनटू लेवियो। अब ऐसा ही कुछ सिस्टम बेटा जी अगर हम समझें तो ऐसा ही कुछ सिस्टम लेवियो रोटेटरी के साथ भी हो सकता है। अब वो कैसे, समझिए, शॉर्ट में लिखते हैं। अगर कोई कंपाउंड लेवियो रोटेटरी है और रिएक्शन के बाद भी लेवियो रोटेटरी रहा, एक केस हो सकता है। अगर कोई कंपाउंड लेवियो है बेटा जी, रिएक्शन के बाद वो डेक्स्ट्रो बन गया, दूसरा केस हो सकता है। लेवियो रोटेटरी है, रिएक्शन के बाद बेटा जी डेक्स्ट्रो भी बना और लेवियो भी बना, तो तीसरा केस हो सकता है। तो डेक्स्ट्रो के भी 3 केस हो सकते हैं, लेवियो के भी 3 केस हो सकते हैं। अब आपको समझना है कि इन केसेस को क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। समझिए, अगर कोई कंपाउंड बेटा जी इनिशियली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं कि ये कंपाउंड है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, टिप ऊपर की तरफ, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद ये टिप नीचे की तरफ आ गई, फॉर एग्जांपल ये हो गया लेवियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो शुरू में था और रिएक्शन के बाद कैसा हुआ, लेवियो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। When a dextrorotatory compound रिएक्शन के बाद क्या बन जाए बेटा जी, लेवियो रोटेटरी। अब समझ में आया क्यों मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो इन्वर्जन वर्ड हम यहां से स्टडी करते हैं। इफ ए डेक्स्ट्रो विल रिमेन डेक्स्ट्रो, इसे हम कहते हैं बेटा जी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। द वर्ड इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर डेक्स्ट्रो और लेवियो दोनों में कन्वर्ट हो जाए बेटा, तो उस केस को हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। द वर्ड इज रेसमाइजेशन। ठीक है जी, 3 केस हो गए हमारे पास। अगर डेक्स्ट्रो रहा तो रिटेंशन, डेक्स्ट्रो रिएक्शन के बाद लेवियो बन गया, समझिए इन्वर्जन, और डेक्स्ट्रो लेवियो और डेक्स्ट्रो दोनों बन गया तो रेसमाइजेशन। ऐसा ही में होगा, लेवियो से लेवियो रिटेंशन, लेवियो से डेक्स्ट्रो इन्वर्जन, लेवियो से दोनों रेसमाइजेशन। ठीक है, तो आज जो हमारा फोकस रहेगा बेटा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही किस पे बेस्ड है, इन्वर्जन पे बेस्ड है, तो अब हम बात करेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और पोलैरीमीटर ट्यूब से हमें कैसे पता चलता है कि क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बेटा, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो आप ये फंडामेंटल ऑप्टिकल एक्टिविटी एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वर्किंग ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब बताऊंगा और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे का हिस्सा आपको बताता हूं। तो बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि ये एंगल ऑफ रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको स्टडी कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए बेटा जिस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं दैट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। एक बार मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखिए हमारे पास ना एक वुडन बॉक्स होता है। मैं पोलैरीमीटर को जो आपको एक्सपेरिमेंट लैब में जो कराया जाता है हायर लेवल पे, उसके बारे में बता रहा हूं। और यहां पे एक सोडियम का बल्ब लगा दिया मान लीजिए, ठीक है, और यहां एक होल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये सारा का सारा क्लोज है, तो यहां से देखने पर हमें लाइट दिखाई देगी।
ठीक बोल रहा हूं? चलिए, अगर हम यहां फोकस करेंगे तो लाइट दिख जाएगी हमें, क्योंकि लाइट ट्रेवल करेगी। अब क्या करते हैं बेटा, हम साइड बाय साइड एक तरीके से 3 सॉल्यूशन, हालांकि हम ज्यादा लेते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान, प्रैक्टिकल में हम कम से कम 8 या 10 सॉल्यूशन लेते हैं, पर यहां समझने के लिए मैं आपको 3 सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। ठीक है जी। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली वो है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब वो होता क्या है वो भी देख लीजिए। C12H22O11, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहां पे मिनरल एसिड यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बॉडी में भी ये रिएक्शंस होती है हमारे पास, दैट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसे ग्लूकोज कहा जाता है बेटा, इसे फ्रुक्टोज कहा जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखने में दोनों एक जैसे हैं पर दोनों में फर्क है। एक्चुअल में ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। कैसे होते हैं वो देखिए। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कुछ इस तरीके से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। OH H OH H OH, सॉरी दिस टाइम OH इधर, H इधर और OH और H। ठीक है। अब एक बार बच्चे ने पूछा कि सर ये OH इधर ही क्यों है? बेटा आपको एक बात समझनी, ग्लूकोज इज ए नेचुरल कंपाउंड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है हमारे पास? नेचुरल कंपाउंड है। तो हम नेचुरल कंपाउंड को स्टडी करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये पता करते हैं कि OH किधर होंगे, और जब स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन से हमने पता किया तो हमारा ये थर्ड वाला ऊपर से काउंटिंग होती है 1 2 3, थर्ड वाला OH हमें लेफ्ट हैंड पे मिला, बाकी सारे राइट पे मिले। ठीक है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं बात करूं फ्रुक्टोज की बेटा जी, तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, फिर यहां H और OH है हमारे पास, OH H OH H OH फिर से इधर, और यहां आता है कीटोन ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये कीटोनिक ग्रुप हमारे पास होता है। ठीक है। तो फार्मूला तो सेम है बेटा जी, लेकिन एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। सो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर, फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है। और ये भी आपको ध्यान होगा, टोटोमेरिज्म के थ्रू ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो सकता है। ये आपको अगर जानना है कैसे ये सारा सिस्टम है, तो आप हमारा टोटोमेरिज्म वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, तो अब आगे का कहानी समझते हैं बेटा, कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ना बेटा, वो होता है +66.5 डिग्री सेल्सियस। प्लस किसके लिए यूज होता है? डेक्स्ट्रो के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आपकी शुगर है जो वो इनिशियली क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। लेकिन जो हमने ग्लूकोज जो देखा, ग्लूकोज को जब अलग से स्टडी किया तो इसका भी एंगल हमें मिला 52.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। और अगर बात करें बेटा जी फ्रुक्टोज की, तो इसका एंगल मिला 92 डिग्री के अप्रोक्स। इट मींस इट इज ए लेवियो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर हम इस सॉल्यूशन को कलेक्टिवली देखें, अलग अलग तो ये डेक्स्ट्रो है लेवियो, लेकिन कलेक्टिवली देखें एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? नेट रिजल्टेंट आएगा लेवियो रोटेटरी। ठीक है। तो हुआ क्या है, सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस के बाद उसने फ्रुक्टोज बनाया, उसने ग्लूकोज बनाया। फ्रुक्टोज लेवियो रोटेटरी था, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन उनका नेट रिजल्टेंट लेवियो रोटेटरी कंसीडर हुआ, क्योंकि फ्रुक्टोज का जो एंगल था वो ज्यादा वैल्यू में था। तो ओवरऑल तकरीबन -40 आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तो डेक्स्ट्रो विल कन्वर्ट इनटू लेवियो, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है जी, बात समझ में आई कि एक्चुअल में इन्वर्जन ऑफ शुगर हम कैसे डील करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ रोटेशन स्टडी कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है। होता क्या है बेटा जी, हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग कंटेनर्स लेंगे। पहले में हमने क्या किया, मान लीजिए अपने पास सुक्रोज है C12
H22O11, सिर्फ सुक्रोज है, हमने एसिड भी नहीं डाला है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये रिएक्शन ना हो, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस के बिना रिएक्शन जनरली बहुत स्लो होती है, हम मानते हैं कि ना के बराबर है। अगले कंटेनर में क्या किया बेटा जी, हमने एक साथ इनको बनाएंगे हमने सुक्रोज तो लिया C12H22O11 और साथ में H पॉजिटिव भी डाल दिया ताकि रिएक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। और तीसरे में भी हमने यही लिया, सुक्रोज प्लस यू कैन से H पॉजिटिव प्लस सुक्रोज। एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स है तो टाइम बेस्ड रिएक्शन होती है। यहां टाइम मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 20 मिनट के बाद है बेटा अप्रोक्स, और ये मान लीजिए 24 घंटे के बाद, जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 3 बीकर्स में हमने क्या किया है, अलग अलग सॉल्यूशन तैयार किए हैं। सबसे पहला क्या किया हम लोगों ने इस केस में, देखिए पहले तो सुक्रोज लिया, एसिड नहीं डाला, दूसरे में एसिड भी डाला, सुक्रोज भी डाला, तीसरे में एसिड भी डाला, सुक्रोज भी डाला। पहले को तो एकदम से स्टडी करेंगे, बताऊंगा कैसे, दूसरे को 20 मिनट बाद और तीसरे को 24 घंटे बाद। अब आते हैं अपने पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट पे। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक पोलैरिमीटर की ट्यूब होती है, कुछ इस शेप की ट्यूब होती है, समथिंग लाइक दिस, ग्लास की बनी ट्यूब होती है, यहां नोब होते हैं बंद करने और खोलने के लिए। शुरू में क्या किया जाता है, इनिशियली बेटा जी हम इस ट्यूब के अंदर पानी भर देते हैं, फिल अप विथ वाटर, ठीक है। पानी क्यों लिया जाता है वो भी बताऊंगा। और यहां पे हमारे पास एक स्केल होती है, सर्कुलर स्केल, जिसपे एंगल मेंशंस होते हैं कि भाई कितना कितना एंगल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 90 है बेटा जी, ये 180 है, ये 90 है और ये 180 है, हम ऐसे ले सकते हैं, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं सर्कुलेशन में। और यहां हमारा बैठा होता है ऑब्जर्वर, यानी कि जो इस रिएक्शन को स्टडी करेगा, ऑब्जर्वर, ठीक है। आग थोड़ी सी टेढ़ी है मगर आपकी बजाय एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम कैसे चलता है वो देखिए। शुरुआत में बेटा हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं और इस पोलैरिमीटर ट्यूब में पानी ले लेते हैं, ठीक है। यहां हमारा एंगल होता है और इस ऑब्जर्वर की तरफ से हम उस लाइट को देखने की कोशिश करते हैं। लाइट आ रही है तो हमें पता ही है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल भी करती है, तो थोड़ा सा एंगल सेट करने पर, इधर या उधर में भी एकदम से आ जाए, में भी सेट करने पे है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के उस लाइट को देखने की कोशिश करते हैं, और थोड़े से रोटेशन पे हमें वो लाइट दिख जाती है, क्योंकि लाइट है तो दिखेगी भैया, और पानी है तो एंगल भी ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, ठीक है। जैसे वॉच ग्लास पे जब हम वेइंग मशीन पे रखते हैं तो पहले 0 सेट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऐसे ही बेटा जी इस इक्विपमेंट का भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है। उसके बाद हम पानी को निकालकर, अब पानी के लिए सेट कर दिया ना हम लोगों ने इसको, हम क्या करते हैं, ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसका टाइम 0 मान के चल रहा है, यानी कि शुरू ही नहीं हुई रिएक्शन, ये फिल कर देंगे, कर दिया। फिर अब फिल करने से क्या होगा बेटा, अब पानी के साथ क्या है, सुक्रोज है। अब सुक्रोज यानी कि चीनी, तो जब लाइट आएगी बेटा तो वो उन शुगर के पार्टिकल के साथ थोड़ा टकराएगी, और टकराने से क्या होगा, उसका जो एंगल है वो पलट जाएगा, आइदर इट विल बी डेक्स्ट्रो और इट विल बी लेवियो। तो हम क्या करेंगे, कैमरे के फोकस की तरह इस ऑब्जर्वर से उस लाइट को देखने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि यहां सॉल्यूशन रखा है, ये ऑब्जर्वर और ये लेंस है, आपका सर्कुलर वो है और मैं ऑब्जर्वर हूं। अब मैं क्या करूंगा, शुरू में तो जब पानी के साथ तो सेट हो गया था, अब जैसे ही शुगर डाला तो वो लाइन हमारी दिखनी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे बेटा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कहीं एक जगह जाके हमें वो लाइट दोबारा दिख जाएगी, है तो लाइट तो दिखेगी पक्का, उससे बाहर तो जा नहीं सकती है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने चीनी ली, शुगर लिया और टाइम 0 यानी कि रिएक्शन हुई, तो हमें वो जो लाइट दिखी ना बेटा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना जो ये एंगल जो आपका स्केल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने घुमाया 66.5 डिग्री पे वो लाइट दिख गई। इसका मतलब चीनी के या शुगर के पार्टिकल से टकरा के लाइट 66.5 डिग्री प्लस का मतलब है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का एंगल शो कर रही है। तो हमने लिख दिया कि भैया शुगर का एंगल है 66.5। ठीक है, पहली बात समझ में, लाइट पिक करनी है, उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन करेंगे इस पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प। अब क्या किया, इसको लिया ट्यूब को, ये स्टैंड पे खड़ी होती है, उसकी हमें कोई इतना इश्यू नहीं है, लिया नोजल जो ओपन किया, पानी को एक तरीके से सॉल्यूशन को एक तरफ रख दिया। अब हमने ये ले लिया बेटा, इसका सैंपल ले लिया और फिर उसको फिल करके बंद करके यहां रख दिया। अब क्या हुआ है, अब सुक्रोज तो था ही था, लेकिन अब एसिड आने से और 20 मिनट का टाइम दे दिया हमने, रिएक्शन हो गई होगी। सुक्रोज है,
पानी है और एसिड भी है और 20 मिनट का टाइम भी है, होगी रिएक्शन। अगर रिएक्शन हुई तो क्या हुआ होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपका बना होगा। या सीधे से मैं कहूं तो सुक्रोज कम हुआ होगा और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कुछ ना कुछ जो प्रोडक्शन है वो हुई होगी। तो दोबारा जब हम उस एंगल को देखते हैं, उस लाइट को, तो अब फिर लाइट हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि अब कंपाउंड या कंसंट्रेशन अंदर की बदल चुकी है, सॉल्यूशन का बिहेवियर चेंज हो चुका है बेटा। पहले सिर्फ सुक्रोज था, अब सुक्रोज के साथ साथ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी है। तो अब लाइट एग्जैक्टली उसी एंगल से बेंड नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश ही नहीं करनी, हमने तो सिंपल ऑब्जर्वर के तौर पे उसी फोकस को पकड़ना है, उसी स्केल को, और फिर लाइट को ढूंढना है। अब लाइट क्या होगा, आइदर इट विल बी फाउंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब उसे घुमाएंगे, और इट विल बी फाउंड इन एंटी क्लॉकवाइज, कहीं तो मिलेगी। तो जब हमने बेटा जी ये कोशिश की तो हमें वो बीच में कहीं मिली। देखिए होगा क्या, अब धीरे धीरे जैसे कोई भी एंगल बन गया, मान लीजिए 66.5 तो था, कोई भी रैंडम एंगल कुछ ही मान लेते, 20 डिग्री का एंगल मिल गया, 25 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 20 मिनट के बाद हमारा एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 25 डिग्री। ठीक है, फिर हमने इसको एम्प्टी कर लिया और फिर 24 आवर्स के बाद, वैसे तो जल्दी हो जाती है रिएक्शन, फिर भी हम लोग मानते हैं लार्ज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो क्या किया बेटा जी, सुक्रोज और ये वाला सॉल्यूशन दोबारा ले लिया। अब सोचिए 24 घंटे में इसका क्या हो चुका होगा, सारा का सारा सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही रही है और 24 घंटे का मतलब बहुत ज्यादा टाइम है। हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया। अब पहले केस में सिर्फ सुक्रोज था तो एंगल 66.5 था। दूसरे केस में क्या हुआ, सुक्रोज के साथ ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है, तो एंगल पलट गया। अब तीसरे केस में क्या है बेटा जी, सुक्रोज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है और सॉरी फ्रुक्टोज। हम क्या करेंगे, वही काम, अपनी स्केल को रोटेट करके अब उस एंगल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने वो एंगल ढूंढने की कोशिश की बेटा, इस बार हमें वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर तकरीबन -40 डिग्री के करीब मिला। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुक्रोज शुरू में ली थी वो तो डेक्स्ट्रो थी +66.5, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो अब वही कंपाउंड क्या हो गया, -40 डिग्री समथिंग का एंगल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस की तरफ लाइट चलेगी। शुरू में पानी था तो सीधी, शुगर डाला तो प्लस, और जब वो रिएक्ट करता रहा तो धीरे 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 लास्ट में यहां आके रुका। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। 0 से 66.5 भी एंगल ऑफ रोटेशन है, बीच में कहीं आया तो एट एनी टाइम है, और एंड तक जो आया एट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ एंगल्स हमें मिलते हैं बेटा, जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि एंगल्स फाइंड आउट कैसे होते हैं? चलिए अब मैं फिर उसी बात पे आता हूं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन आता है वो समझिए, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर का जो काइनेटिक्स का फॉर्मूला है दैट इज 2.303 बाई टी log a over a माइनस एक्स। ए क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। लेकिन अगर पेपर में कंसंट्रेशन हो ही ना, उनकी जगह एंगल ऑफ रोटेशन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, कौन सा एंगल यहां लिखेंगे, कौन सा एंगल यहां लिखेंगे, आपका तो क्वेश्चन ही स्पॉइल हो गया। और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन बनता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए हम लोग आपको एक एक चीज बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां हमें समझना है कि भाई अब इन दोनों को हम एंगल से कैसे चेंज करें। क्लियर है? मैं फिर से थोड़ा बताता हूं। पोलैरिमेट्री ट्यूब से हम एंगल निकालते हैं, शुरू में एंगल इतना था, बीच में कुछ और था, और एंड में आ गया -40, जो कि इनका रिजल्टेंट था। तो डेक्स्ट्रो विल कन्वर्ट इनटू लेवियो, इसीलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। क्यों इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़े? क्योंकि एग्जाम में हमें कई बार कंसंट्रेशन ना देकर के बेटा जी एंगल ऑफ रोटेशन दिया जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर के केस में। तो आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या एंगल ऑफ रोटेशन है और a माइनस एक्स का मतलब कितना एंगल ऑफ रोटेशन है। समझ गए? तो एक काम कीजिए, आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकली इसको कैसे डील करना है वो बताता हूं। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या आएगा वो देखिए फिर से बता रहा हूं। नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2.303 बाई टी log a ओवर a माइनस एक्स। अब हमारा काम यह है कि हमें a और a माइनस एक्स को एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा शुरुआत में जब सुक्रोज था, मान लीजिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0,
तो उस टाइम पे जो एंगल होगा वो मान लीजिए हमारा आर नोट। मैं एक स्केल बना देता हूं आपके लिए। एक स्केल देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा स्केल बनेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री का एंगल है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये 90 डिग्री है बेटा जी, ये 180 डिग्री है बेटा, ये अगेन 90 डिग्री है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डील कर रहे हैं और ये हमारे पास एंगल का कुछ स्केल है, ठीक है। कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं बीच में। ये वो स्केल है जो पोलरिमीटर पे ऑब्जर्वर देखता था, जिसको घुमा घुमा के, याद आ रही चीज, इस तरीके का बेटा ये सर्कुलर स्केल हमारे पास होता है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा जी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमारा कंपाउंड या हमारी रेडिएशन इधर की तरफ कहीं दिखेगी, जब ये आपका बिल्कुल उसमें होगा, एग्जैक्ट इस पोजीशन पे दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर की तरफ दिखेगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए एट टाइम टी एंगल ऑफ रोटेशन मान लीजिए हमारा ये है, और ये हम ले लेते हैं अप्रोक्स 66.5 आया था बेटा, याद है, प्लस 66.5। एंगल ऑफ रोटेशन लिख देते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट, एंगल ऑफ रोटेशन अलग अलग जगह अलग अलग आएंगे बेटा, एट एनी टाइम, और वी कैन से एट टाइम टी। ये मान लीजिए आर टी आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज रिएक्ट करना शुरू कर चुका है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनने लगे हैं। अब मान लीजिए ये जो हमारा एंगल है, अब देखिए सोच के देखिए, यहां से उसको लेवियो पे जाना है फाइनली। शुरू में डेक्स्ट्रो है, लेवियो है, तो इससे लेवियो की तरफ मूव करेंगे ना एंगल, तो फिर मान लीजिए यहां कहीं मान लीजिए हमारा आर टी आ गया, ठीक है, रोटेशन एट टाइम टी। और मान लीजिए एंगल ऑफ रोटेशन एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम मान लेते हैं आर इंफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं बेटा। और ये तकरीबन इसका नेट रिजल्टेंट, और यू कैन से तकरीबन यहां आएगा, क्योंकि इसको तकरीबन -40 डिग्री के करीब जाना है। इसका मतलब ये है कि जब आप शुरू में उस लाइट को देखेंगे जो कि सोडियम बल्ब से हमारे पास आ रही है, तो सुक्रोज वाले इसमें आपको यहां इस एंगल पे लाइट दिखाई देगी, धीरे धीरे वो इधर जाएगी बेटा, और फाइनली यहां आ जाएगी जब रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। आइए बात समझ में। तो दिस इज द वे टू स्टडी योर एंगल ऑफ रोटेशन। पर आपको ये स्टडी नहीं करने बेटा, एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स यहां से कैसे डील होंगे। तो मान लीजिए बेटा एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, चेंज इन एंगल एट टाइम टी। टी टाइम पे क्या होगा, यहां से यहां आ जाएगा, और इसको मैंने क्या मानता हूं, आर नोट, इसको आर इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर टी आ जाएगा, क्योंकि यहां से इतना चेंज हुआ है, दिस माइनस दिस। चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन, चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। रिएक्शन के एंड में क्या होगा बेटा जी, यहां से यहां आ जाएगा, इसका मतलब आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात समझिए, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में कितना सुक्रोज आपका कंज्यूम हुआ है, कंप्लीट ही कंज्यूम हो गया, यानी कि ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से आया होगा बेटा जी, ए की वजह से आया होगा। होल सुक्रोज विल बी कंज्यूम्ड या रिएक्ट, तभी तो ये चेंज आया होगा। और ये कब आया होगा, ये जब एक्स अमाउंट हो गया हो, भाई एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गया, बाकी बचा हुआ है। तो ये जो टर्म है बेटा जी, ये एक्स की वजह से आगे लाता है। मैं आपको दोबारा यहां से देखिए 1 मिनट के लिए, C12H22O11 प्लस वाटर, H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। शुरू में मान लीजिए ये A है, ये हम 0 0 लेके चल रहे हैं, ये A माइनस एक्स है बेटा जी, ये x है और ये x। अब समझिएगा, ये 0 है, ये 0, ये टाइम t। अब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो रिएक्टेंट का सारा अमाउंट डिकम्पोज हो जाता है, तो उस टाइम जो एंगल आता है वो टोटल कंसेंट्रेशन की वजह से आता है। तो ये टोटल जो एंगल आ रहा है ना, मैक्सिमम जो चेंज आ रहा है, ये टोटल की वजह से आता है, इनिशियल की वजह से। अब
समझिएगा ये कब आ रहा है, ये तब आ रहा है बेटा जी जब x अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो x अमाउंट की वजह से एंगल में चेंज आ रहा है, बाकी तो बचा हुआ है, तो यहां क्या आ जाएगा, ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना एंगल आ गया भाई, जब देखिए सुक्रोज लिया, सुक्रोज का x अमाउंट रिएक्ट कर गया तो इतना चेंज हुआ, सारा कर गया तो इतना चेंज हुआ। तो ये चेंज ऑफ एंगल दिस माइनस दिस किसकी वजह से, x की वजह से, दिस माइनस दिस किसकी वजह से, टोटल सुक्रोज की वजह से, यानी कि a की वजह से। तो यहां से हमें a पता चल गया बेटा जी, और x हमें क्या चाहिए, a ओवर a माइनस एक्स। तो a तो हमारा है ही, कितना a है देखिए, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट माइनस r इंफिनिटी। x क्या है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट, सॉरी एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे, माइनस r t। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया। तो a माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस आर इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। समझे है, a माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हमें यहां a माइनस एक्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लोग, अब a की वैल्यू क्या है, आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, आर टी माइनस आर इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई। तो ये है आपके पास, अगर आपको एग्जाम में कोई एंगल्स दे दे, एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली इतना है जी, आफ्टर टाइम इतना है, इंफिनिटी इतना है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रख के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अदरवाइज बेटा पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आई है बात समझ में। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, हम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस वाला और इन्वर्जन, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले आप ये कैसे निकले हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और इन्वर्जन ऑफ केज, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और जेईई एडवांस में किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई इश्यू है तो प्लीज हमें जरूर बताएं।